Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammed Idris. Our course is Introduction to Statistics and Probability. The topic is permutation and combinations, and this is part 2. This is lecture number 11. Lecture number 11 topics are circular permutation, permutation of repeated objects, and some more examples on permutation. In the last lecture, we discussed different examples on permutations, some examples on counting principles in detail. Now we proceed to the next lecture. Circular permutation. Circular permutations mean if some persons are sitting in circular position, then how many arrangements are possible? The number of permutations of n distinct objects arranged in a circle is n minus 1 factorial. सर्कुलर परमुटेशन में जितने भी पर्सन्स होंगे, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी n माइनस 1 फैक्टोरियल होंगी। वैसे तो n ऑब्जेक्ट्स अगर परमुटेशन उनकी निकालना है तो n फैक्टोरियल ही होता है, लेकिन सर्कल में एक पर्सन जो है ना वो कम हो जाएगा, n में से 1 माइनस करना है, दैट विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपको अगली एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि n माइनस 1 हम क्यों करते हैं। Example of first example of this lecture is example 11.1. How many circular permutations are there of 4 persons playing a game? एक गेम में 4 पर्सन्स हैं और उनकी हमने सीटिंग अरेंजमेंट्स निकालनी है कि कितनी सीटिंग अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। ए बी सी डी 4 पर्सन्स हैं, तो अब आप देखें, अगर आप ए बी सी डी जो है वो लेते हैं तो वो एक अरेंजमेंट बन जाती है। और अगर आप ए डी सी बी ले लें, ए डी सी बी ये जो सर्कल में आप देखें ए बी सी डी भी है और ए डी सी बी भी है, तो ए बी सी डी लिख लें या ए डी सी बी लिख लें तो दोनों सेम ही कंसिडर होंगे। ठीक है, इट मीन्स ए के साथ आप बी सी डी लिख लें या ए के साथ आप लिख लें डी सी बी, तो ये सेम परमुटेशन है, सेम ही अरेंजमेंट हो गया। आप देखें ये, यानी ये सर्कल में 4 पर्सन है, इसको आप लेफ्ट साइड से इसको पढ़ लें या लेफ्ट या राइट साइड से पढ़ लें तो वो सीटिंग अरेंजमेंट सेम रहेगी। तो इसलिए इसकी परमुटेशन निकालने के लिए हम इसकी परमुटेशन निकालनी है तो ए पे, ये देखें ना, ए को ए पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी 3 पर्सन की अरेंजमेंट हम निकाल लेंगे। सिंस ए बी सी डी एंड ए डी सी बी will be the same arrangements, means we have to fix one person and find the arrangement of the other 3। यानी ए को फिक्स कर लें और बाकी 3 पर्सन की बस आप अरेंजमेंट निकाल लें तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कि ए को अगर फिक्स करते हैं तो बी सी डी के अरेंजमेंट्स आप निकाल लें, उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी। तो बी सी डी 3 पर्सन है, 3 पर्सन की जो अरेंजमेंट है डैट विल बी 3 फैक्टोरियल, और यू कैन राइट 3p3। 3 persons can be arranged in 3 factorial ways। तो आप देखिए 4 पर्सन हैं तो उनकी अरेंजमेंट आपने कितनी निकाली है 3 फैक्टोरियल। तो 4 persons इन सर्कुलर परमुटेशन कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 6 वेज होंगे इनके अरेंजमेंट के। यानी कि एक अरेंजमेंट तो ये दी हुई है ना ए बी सी डी, दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती है ए के साथ यहाँ सी ले लें, आप ए सी बी डी लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमारे पास अरेंजमेंट्स ये 6 आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर पोजीशन।
नेक्स्ट इज परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है ना रिपीट हो रही हो, सेम ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, यानी एक चीज़ आपको एक एक चीज़ है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आपके पास मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे ये रिपीटेड ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए भी ये फार्मूला है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स of which n1 are of one kind and n2 are of the second kind, nk are of kth kind, and total n1 plus n2 plus nk equal to n. Total objects are n, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो n1 टाइम रिपीट हो रही है, दूसरी n2 टाइम्स, और तीसरी ऑब्जेक्ट nk टाइम्स रिपीट हो रही है। तो टोटल जो उनका सम वो n के इक्वल ही होगा। देन देयर अरेंजमेंट विल बी गिवन बाय n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial into and so on nk factorial। यानी जो ऑब्जेक्ट जितनी दफ़ा रिपीट हो रही है उससे डिवाइड कर देंगे, और टोटल ऑब्जेक्ट्स जितनी भी हैं, n जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करके जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी दफ़ा कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रही है, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, nk फैक्टोरियल। तो ये देखिए, एक दो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 11.2, in how many ways can two paintings by Ali, 3 paintings by Rabia and 2 paintings by Mansoor be hung side by side on a museum wall if we do not distinguish between the paintings by the same artist। यानी इसमें 3 आर्टिस्ट हैं, एक अली है, उसकी 2 पेंटिंग्स हैं, राबिया की 3 पेंटिंग्स हैं, और मंसूर की 2 पेंटिंग्स हैं। तो टोटल पेंटिंग जो है ना वो 7 हो गई हैं, यानी, और इसमें अली की पेंटिंग जो है ना वो 2 हैं, उसको हम कहेंगे वो 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं, और राबिया की 3 पेंटिंग्स हैं, मंसूर की 2 पेंटिंग्स हैं। So we have to find the number of ways, how many ways we can hang the paintings on the wall if we do not distinguish between the paintings of the same artist। यानी कि अली की पेंटिंग जो है ना वो 2 पेंटिंग्स हैं, उनको हम सेम ही कंसिडर करेंगे, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर डिस्टिंग्विश करेंगे तो वो तो डिफरेंट भी पेंटिंग्स बन जाएंगी ना, वो तो टोटल ऑब्जेक्ट्स पे रिपीटेड में नहीं आएगा। इसलिए हम अली की जो 2 पेंटिंग्स हैं, या राबिया की 3 पेंटिंग्स हैं, या मंसूर की 2 पेंटिंग्स हैं, उनको हम सेम ही कंसिडर करेंगे। यानी राबिया की जो 3 पेंटिंग्स हैं वो सेम ऑब्जेक्ट उनको कंसिडर करेंगे। बस हमें ये पता होगा कि ये अली की पेंटिंग्स हैं, ये राबिया की पेंटिंग्स हैं, और ये मंसूर की पेंटिंग्स हैं। मंसूर की इतनी पेंटिंग्स हैं, और टोटल जो पेंटिंग है 7 है। n1 इसमें अली की पेंटिंग्स को ले लिया, वो 2 है, n2 राबिया की पेंटिंग्स हैं वो इक्वल टू 3, एंड n3 जो है ना वो मंसूर की पेंटिंग्स है वो 2। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखें आप, अली की पेंटिंग 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं तो 2 फैक्टोरियल आ गया है, और राबिया की जो पेंटिंग्स हैं वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो 3 फैक्टोरियल आ गए, और जो मंसूर की जो पेंटिंग्स हैं जिनको हम सेम कंसिडर कर रहे हैं वो 2 हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज एग्जांपल 11.3, how many different permutations are there of the letters in the word book, and the second part is committee। इसमें अब लेटर्स हमें गिवन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड गिवन है। वर्ड जो है ना वो बुक है, इसमें 4 लेटर्स हैं। अब उसने कहा है कि कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं लेटर्स की, ये इन लेटर्स की कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। वर्ड्स वो वाले भी जिसमें ले लेंगे जो कि मीनिंगफुल नहीं है, जैसे बुक जो वर्ड बना ये तो मीनिंगफुल है, लेकिन अगर इस लेटर्स के अरेंजमेंट को चेंज करेंगे तो वो जो वर्ड जो है वो मीनिंगफुल नहीं होगा, लेकिन ये कि उनकी अरेंजमेंट तो आ ही जाएगी ना फिर।
तो बुक जो है ना, इसमें 4 लेटर्स हैं और इसमें 2 लेटर, एक ओ जो है 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। एक लेटर ऐसा है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स इसकी जो अरेंजमेंट्स भी बन जाएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। यानी इसमें 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और टोटल 4 लेटर्स हैं। तो 4 लेटर्स की अरेंजमेंट में के लिए जितने वर्ड्स बनेंगे वो 12 बनेंगे। यानी इन 4 लेटर से 12 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। इसका मतलब ये है 4 लेटर से 12 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। अगर ये 4 डिफरेंट लेटर्स होते, चारों लेटर डिफरेंट होते, तो वो 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाता और 4 फैक्टोरियल 24 आंसर आता। तो इस केस में आंसर हमारे पास आया है 12, क्योंकि एक लेटर रिपीट हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखें आप। सेकंड पार्ट जो है वो है कमेटी। इन द वर्ड कमेटी, M occurs 2 times, T occurs 2 times, and E occurs 2 times. And total letters are 9. टोटल लेटर्स इसमें 9 है। अभी 9 लेटर्स को यूज़ करके कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट्स इन 9 लेटर्स से बन सकती हैं, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी परमुटेशन से रिलेटेड है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स लाइन अप फॉर अ ग्रुप पिक्चर। यानी ग्रुप पिक्चर लेनी है, इसमें 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। दिस इज पार्ट ए एंड पार्ट बी इज इन हाउ मेनी वेज कैन दे लाइन अप इफ अ बॉय इज टू बी एट ईच एंड। पहले पार्ट में उसने कहा है कि 3 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं और उनको एक एक लाइन अप करना है फॉर अ पिक्चर। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि बॉय जो है ना वो गर्ल्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए, फर्स्ट बॉय पहले आना चाहिए या गर्ल पहले आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंस देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, सो देयर आर 5 फैक्टोरियल वेज। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, कोई भी बॉय कोई भी गर्ल कहीं किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, इसलिए उसको हम 5 फैक्टोरियल लेंगे। यानी कि 5 ऑब्जेक्ट्स इनको कंसिडर करेंगे। तो 5 ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी अरेंजमेंट होती है 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। In the second part, we have to find the number of arrangements if the boy is to be at each end। यानी कि दोनों एंड्स पे बॉय होना चाहिए। यानी कि 5 पर्सन्स हैं और स्टार्ट में भी बॉय होना चाहिए और एंड वाली जो पोजीशन है वहाँ पे भी बॉय होना चाहिए। तो ये देखिए डायग्राम में भी देखें आप, इसमें बॉय लिखा हुआ है स्टार्ट में और एंड में भी बॉय है, और बाकी 3 जो है ना वो कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। अब इसमें देखना ये रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि एक बॉय जो है ना वो स्टार्ट में होना चाहिए, लाइन अप जो भी होगी, और एक जो है वो एंड बॉय एंड पे होना चाहिए। इट मीन्स कि जो पहला बॉय है उसको सिलेक्ट करने के चांसेस होंगे 3p1 उसको आप लिख सकते हैं। द फर्स्ट पोजिशन बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन 3p1 वेज। क्योंकि 3 बॉयज़ हैं, 3 बॉय में से कोई भी एक बॉय यहाँ पे आएगा। यानी कि बॉय नंबर 1 भी यहाँ आ सकता है, बॉय नंबर 2 भी आ सकता है, बॉय नंबर 3 भी इधर आ सकता है, कोई एक बॉय आएगा। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे बॉय को सिलेक्ट करने के 3 चांसेस होंगे, 3 चांसेस हैं। और इसी तरह से जो लास्ट वाली जो पोजीशन है उसमें बॉय सेलेक्ट करने के 2 चांसेस होंगे। वो इसलिए क्योंकि एक बॉय पहले सेलेक्ट कर चुके हैं हम फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो सेकंड के लिए भी 2 बॉय रहेंगे, उनमें से कोई एक बॉय आएगा, बॉय नंबर 2 आएगा या बॉय नंबर 3 आ जाएगा। एक बॉय पहले सेलेक्ट हो चुका है फर्स्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, तो जो चीज़ फिक्स उसने की है वो हम पहले उसको लिख लेंगे कि कितनी उसकी चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में भी बॉय है और लैंड पे भी बॉय होना चाहिए। तो फर्स्ट बॉय के चांसेस 3 हैं और दूसरा
जो लास्ट में जो बॉय हैं उसके चांसेस हो जाएंगे 2, यानी कि 2p1 बेस। अब जो बाकी जो 3 पोजीशंस रह गई, यहाँ पे कोई भी गर्ल या बॉय आ सकता है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है। तो द रिमेनिंग 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3p3 वेज, क्योंकि 3 पोजीशंस रह गई हैं और इन पे कोई भी इनमें से हो सकता है, 2 गर्ल्स और 1 बॉय में से, ठीक है। क्योंकि बाकी 2 गर्ल्स और 1 बॉय रह गए ना, क्योंकि 2 बॉय तो सिलेक्ट कर चुके हैं पहले हम। तो 3 पोजीशंस रह गई हैं और 3 पर्सन रह गए हैं, तो वो 3p3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से बाय द काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल में नंबर ऑफ वेज को हम, नंबर ऑफ चांसेस जो है उनको मल्टीप्लाई कर, 2p1 ये 2 आ गया, एन इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 पर्सन की अरेंजमेंट है। सो दिस विल बी इक्वल टू 36। तो 36 डिफरेंट वेज हैं एंड पोजीशन पे आ जाए, स्टार्ट और एंड पे आ जाए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एमी, ब्रायन, चेरिल, डैनी एंड एरिक went to a concert. Here, how many arrangements are possible if they sit in 5 adjacent seats? If Eric insists on sitting next to Cheryl, and number B, Brian refuses to sit next to Danny. अब इसमें 5 पर्सन गिवन है, इन 5 पर्सन को आप ए बी सी डी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एमी, ब्रायन, चेरिल, डैनी एंड एरिक। अब फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एरिक इंसिस्ट्स ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू चेरिल, ये 2 पर्सन हैं। उसने कहा है कि जो वो अरेंजमेंट निकालें जिसमें ये 2 पर्सन जो है ना वो टुगेदर आए, यानी कि जब भी कोई भी अरेंजमेंट हो ये दोनों पर्सन इकट्ठे होने चाहिए। एरिक और चैरल होना चाहिए या चैरिक और एरल इकट्ठे ही होने चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट्स में। यानी 5 जो सीट्स बनेंगी उसमें एरिक और चैरल जो है ना वो इकट्ठे ही बैठना चाहिए उनको। एरल इंसिस्ट्स ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू चैरल, यानी एरल और चैरल जो है ये साथ साथ होने चाहिए। वी कंसिडर एरिक एंड चैरल एज 1 पर्सन, तो जब 2 पर्सन इकट्ठे भी होंगे जब भी, तो उनको हम एक पर्सन कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट जो है ना वो एक ही कंसिडर होगी, क्योंकि उन दोनों ने इकट्ठे ही आना है, ठीक है। जब भी 2 पर्सन टुगेदर हों या 3 पर्सन टुगेदर हों, उनको हम एक पर्सन कंसिडर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट उनको कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, अब बाकी 3 ऑब्जेक्ट्स और रह जाएंगी। तो टोटल जो है ना अरेंजमेंट फिर 4 की हम निकालेंगे, क्योंकि एक एरिक है, चैरल है, और बाकी 3 जो है ना ये बाकी अरेंजमेंट्स निकालेंगे। ये देखें नीचे जो डायग्राम बनी है इसमें एरिक और चैरल लिखा हुआ है, और बाकी जो है ना जगह पे बाकी 3 पर्सन आएंगे। सो एरिक एंड चैरल जरूरी नहीं कि पहली पोजीशन पे ही आए, ये सेकंड बॉक्स में भी आ सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकते हैं, फोर्थ पोजीशन पे भी आ सकते हैं। और बाकी जो पर्सन है वो ज़रूरी नहीं कि वो एंड बाद में आए, वो पहले भी आ सकते हैं। यानी कि हमने इन 4 बॉक्सेस की अरेंजमेंट निकालनी है। तो 4 पर्सन की जो अरेंजमेंट है वो 4 हो जाएगी। अब 4 पर्सन कैसे रहेगा, क्योंकि एरिक और चैरल को हम टुगेदर ले रहे हैं, इसलिए 4 पर्सन जो है ना वो ये बन जाएंगे 5 के, ये 4 पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि 2 पर्सन को हम एक ही पर्सन कंसिडर कर रहे हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ दीज 4 पर्सन, ये जो 4 बॉक्सेस बने हुए हैं इसका मतलब है कि 4 पर्सन की अरेंजमेंट है, that will be equal to 4 factorial. Eric and Cheryl are 2 persons, so their arrangement is 2p2. अब एरिक और चैरल जो हैं इनकी आपस में अरेंजमेंट भी हो सकती है, यानी कि एरिक और चैरल एक अरेंजमेंट ये हो सकती है, या चैरिक और एरल भी हो सकता है, ठीक है। यानी 2 अरेंजमेंट इनकी बनेंगे 2p2, इनकी आपस वाली अरेंजमेंट वो भी निकालनी है, ठीक है। तो चांसेस पे कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल टोटल चांसेस हैं, और एरिक और चैरल की आप 2 चांसेस हैं, 2 फैक्टोरियल चांसेस हैं। तो बाय काउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। यानी 4 फैक्टोरियल जो है वो जो 4 पर्सन जो है उनकी अरेंजमेंट आ गई, क्योंकि एक को ये 2 पर्सन को एक को हमने लिया होता है ना, तो 4 पर्सन आ गए, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 48।
अब बी पार्ट में उसने कहा है कि ब्रायन रिफ्यूजेस टू सिट नेक्स्ट टू डैनी। ए पार्ट में कहा है उसने कि 2 पर्सन टुगेदर होने चाहिए, और पार्ट बी में उसने कहा है कि ये वाले 2 पर्सन टुगेदर नहीं होने चाहिए। इन फर्स्ट पार्ट में हमने कहा कि व्हेन 2 पर्सन्स आर टुगेदर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 48 इफ 2 पर्सन्स आर टुगेदर, ये हमने पार्ट ए में निकाला है ना। अब पार्ट बी में हम निकालेंगे व्हेन 2 पर्सन्स आर नॉट टुगेदर। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम 5 पर्सन्स हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 पर्सन्स इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120। तो टोटल अरेंजमेंट अगर 5 पर्सन की, अगर इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन देन टोटल अरेंजमेंट्स विल बी 120। When 2 persons are together, the total arrangements of 5 persons is 48। 2 पर्सन टुगेदर अभी पार्ट ए में हमने किया कि वो 48 है। तो टोटल में से ये टुगेदर वाले को माइनस कर दें तो वो नॉट टुगेदर वाले आ जाएंगे। देयरफॉर द नंबर अरेंजमेंट 5 persons when 2 persons are not together are 120 minus 48। यानी कि टोटल में से हम टुगेदर वाला केस निकालते हैं तो हमारे पास वो वाले अरेंजमेंट्स आ जाएंगे when 2 persons are not together। और वो 2 पर्सन कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। So this is how we do when persons are coming together। नेक्स्ट आगे एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंक्लूड इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट एंड एंड्स विद अ वोवेल। अब इसमें इन लेटर एक वर्ड गिवन है और उसमें टोटल जो लेटर्स हैं वो 7 हैं। इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, कुछ वोवेल हैं। जो लेटर वोवेल नहीं होगा वो कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि NCLD 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, और जो वोवेल्स हैं वो है I, U and E। ठीक है, अब 4 कॉन्सोनेंट इसमें भी उसने कहा है कि टुगेदर आने चाहिए। तो लास्ट एग्जांपल जैसे हमने किया था कि अगर 4 जो है ना वो टुगेदर आएंगे तो उनको हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और बाकी 3 वोवेल रह गए थे। तो टोटल अरेंजमेंट होगी ये 4 ऑब्जेक्ट्स की। तो पहला जो ये 4 फैक्टोरियल आ रहा है, टोटल अरेंजमेंट देखना लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल। तो आप देखें जो पहला जो 4 फैक्टोरियल आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि 4 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर आ गए और 3 वोवेल हैं। तो 4 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट क्या होगी 4 फैक्टोरियल। और दूसरा जो 4 फैक्टोरियल है ये कॉन्सोनेंट्स की आपस में अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो 4 कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है ना डायग्राम में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं और उनकी आपस में अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है 4 कॉन्सोनेंट की 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। पार्ट बी में ये कहा है कि दो जो है वो कोई से भी 2 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो टुगेदर नहीं आने चाहिए। यानी कि कॉन्सोनेंट जो लेटर है जो जो कि वर्ड में गिवन है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो अब आप देखें ये अरेंजमेंट जो है ना, हम डायग्राम में देखें ये अरेंजमेंट बनी है। पहले कॉन्सोनेंट अगर आएगा तो फिर वोवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तो आप देखें ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वोवेल्स हैं। इस अरेंजमेंट में ये इनकी ये अरेंजमेंट बन सकती है। शुरू में आपको कॉन्सोनेंट ही लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट 4 हैं और जो वोवेल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स की जो अरेंजमेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट आप देखें ना, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट नहीं आना है, तो कॉन्सोनेंट की जो अरेंजमेंट है वो 4 फैक्टोरियल बन जाएगी। और जो वोवेल है, वोवेल की जगह वोवेल लेटर नहीं आना है, तो उनकी वोवेल 3 वोवेल्स की जो अरेंजमेंट है वो 3 फैक्टोरियल बन जाएगी। 31 ये लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल है, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 144। सो तो ये 144 वो चांसेस हैं जिसमें कोई भी 2 कॉन्सोनेंट जो हैं वो टुगेदर नहीं है, वो अलग अलग ही आएंगे। पार्ट सी में उसने कहा है कि कॉन्सोनेंट जो है ना वो स्टार्ट में आना चाहिए और वोवेल एंड पे आना चाहिए। यानी कि जो 7 लेटर्स की जो अरेंजमेंट है उसमें जो कॉन्सोनेंट है वो स्टार्ट में होना चाहिए और जो वोवेल है वो एंड पे होना चाहिए। जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स वाली जो एग्जांपल थी उसमें दोनों एंड्स पे हमने बॉयज़ को लिया था।
तो इसमें हमने दोनों एंड्स पे एक में फर्स्ट एंड पे कॉन्सोनेंट और जो सेकंड जो एंड है उसमें वोवल लेना है। तो कॉन्सोनेंट जो है ना 4 है, ज़ाहिर है 4 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आ सकता है, तो उसके चांसेस होंगे 4p1 और इसी तरह से जो वोवल है तो वो 3 चांसेस हैं, तो उसके भी 3p1 यानी 3 चांसेस आ जाएंगे वोवल के, क्योंकि वोवल जो है 3 लेटर्स हैं, वोवल 3 लेटर्स हैं, उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी, उनमें से एक लेटर हमने लेना है 3p1, कोई एक लेटर आ जाएगा। रिमेनिंग जो है 5 लेटर्स, रिमेनिंग बाकी जो 5 लेटर्स रह गए, ये 2 लेटर्स तो हमने ले लिए ना, चूज़ कर लिए हैं, बाकी रह गए 5 लेटर्स, टोटल 7 लेटर्स है ना, 2 आपने चूज़ कर लिए हैं और अब 5 लेटर्स की जो अरेंजमेंट है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है कि वो किस पोजीशन पे कौन सा लेटर आना चाहिए। तो 5 लेटर्स की जो अरेंजमेंट है वो फिर आ जाएगी 5 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, 4, 3 और 5 फैक्टोरियल तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1440। So 1440 are those cases in which the first is consonant and the last is vowel. तो आज के लेक्चर में हमने परमुटेशंस को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया, सर्कुलर परमुटेशन किया है, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स भी किया है और उसकी मज़ीद एग्जाम्पल भी की है। ओके, थैंक यू।